गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कीमत प्रभाव। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मांग क्या होती है, मांग का नियम किसे कहते हैं, मांग फलन क्या होता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन ने स्टडी की थी मांग की लॉज के बारे में। मांग की लॉज के विभिन्न प्रकार, उसकी टाइप आदि का अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया था। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। जैसा कि मांग के नियम में मैंने बताया था कि अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। ये जनरली सामान्यतः मांग का नियम होता है। इसमें कुछ निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, वो एक अलग इशू है। ठीक है। अब कीमत प्रभाव क्या होता है? कीमत में कमी के कारण मांग मात्रा में होने वाली परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? कीमत प्रभाव कहते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी मांग मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। तो ये जो मांग का नियम है यही क्या कहलाता है? कीमत प्रभाव कहलाता है। लेकिन ये जो कीमत प्रभाव है, प्राइस इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, ये दो भागों में बटा होता है। अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण मांग मात्रा में जो वृद्धि होती है ना, वो दो प्रभावों के कारण होती है। पहला प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा इनकम इफेक्ट। तो जो कीमत प्रभाव जो होता है वो दो प्रभावों का योग होता है। तो कुछ प्रतिस्थापन प्रभाव होता है उसमें और कुछ आय प्रभाव होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन पढ़ते हैं पीसीसी वक्र, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व। इसको अपन बोलते हैं पीसीसी वक्र। तो अन्य बातों के समान रहने पे या अन्य बातें स्थिर रहने पे तथा किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर प्राप्त होने वाले विभिन्न समय बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र क्या कहलाता है? कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, ये बजट रेखा होती है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहाँ जिनको उपभोक्ता खरीदने के लिए या खरीद सकता है, खरीदने का सामर्थ्य रखता है। तो ये ए बी एक बजट रेखा है, ठीक है। यहाँ वाई वस्तु वाई अक्ष पे दर्शाई गई है, अक्ष वस्तु को एक्स अक्ष पे दर्शाया गया है। जैसे ही अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होगी, तो मैंने जब बजट रेखा में विवर्तन पढ़ाया था तब बताया था, जैसे ही अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होगी और वाई वस्तु की कीमत क्या है? स्थिर है, क्योंकि अन्य बातों को अपन ने स्थिर माना है। तो ये जो कीमत उपभोग, ये जो कीमत रेखा है वो दाईं तरफ खिसक जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही दाईं तरफ खिसकती है तो दो समय बिंदु, देखो पहला जो समय बिंदु है वो पहली बजट रेखा ए बी पर IC1 उदासीनता वक्र जो है, और जहाँ बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहाँ उपभोक्ता संतुलन में होता है। इसकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी, ठीक है। अब ई बिंदु पर मान लो वो संतुलन में है, इस ई बिंदु पे वो संतुलन में है, ठीक है। अब जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी हुई, नई बजट रेखा ए से सी तक, ये वाली नई बजट रेखा बन गई। अब बजट रेखा नहीं बन गया तो संतुलन भी क्या होगा? नया होगा, और वो ऊंचे उदासीनता वक्र पे होगा। और IC2 यहाँ वक्र मैंने बनाया है, और बजट रेखा और उदासीनता वक्र जहाँ काट रहे हैं वहाँ एक नया बिंदु मिला है हमें, F बिंदु, ठीक है। अब ये दो समय बिंदु हो गए, इनको मिलाने वाला रेख वक्र ही क्या कहलाता है? कीमत उपभोग वक्र कहलाता है, ठीक है। प्रारंभ में रेखा ए बी उदासीनता वक्र को ई बिंदु पर स्पर्श करती है। अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होने पर बजट रेखा AC उदासीनता वक्र को F बिंदु पर स्पर्श करती है। E व F को मिलाने पर एक वक्र बनता है जिसे कीमत उपभोग वक्र या PCC वक्र कहते हैं। यह वक्र कीमत प्रभाव को ही दर्शाता है, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब, इस वस्तु की कीमत में कमी होने पे, अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होने पे मांग मात्रा में वृद्धि कितनी हुई है? इतनी हुई है, ठीक है। और ये जो है वो पूरा का पूरा क्या होता है? कीमत प्रभाव कहलाता है। और ये दो प्रभावों का योग होता है, जैसा कि मैंने बताया, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, ठीक है। अब कीमत उपभोग वक्र की आकृति गिरती हुई भी हो सकती है, ऊपर की ओर भी चढ़ता हुआ हो सकता है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ भी हो सकता है, या क्षितिज रेखा के समांतर भी हो सकता है। अर्थात कीमत उपभोग वक्र की अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हो सकती है। अगला अपना है प्रतिस्थापन प्रभाव।
जैसे नाम से ही पता चल रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, मान लो अक्स वस्तु है उसकी कीमत में कमी हो गई, तो उपभोक्ता क्या सोचता है कि जो अक्स वस्तु है वो सस्ती हो गई है किसकी तुलना में, अन्य जो भी वस्तुएं हैं जैसे वाई वस्तु, जेड वस्तु, मतलब कोई भी अन्य वस्तुओं की तुलना में एक्स वस्तु क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। तो अन्य वस्तुओं के स्थान पे वह उपभोक्ता एक्स वस्तु के उपभोग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, अर्थात अन्य वस्तुओं के स्थान पे वो अक्स वस्तु का प्रतिस्थापन कर लेगा। क्यों? क्योंकि अक्स वस्तु क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता सोचता है कि यह वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में क्या हो गई है, सस्ती है, अतः वह उस वस्तु का अन्य वस्तुओं के स्थान पे क्या कर लेगा, प्रतिस्थापन कर लेगा। इसलिए इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मांग मात्रा तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बढ़ गई, और कुछ मांग मात्रा जो बढ़ती है वो आय प्रभाव के कारण बढ़ती है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब देखना, जो प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन को बताता है। जैसा कि मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, यहाँ अक्ष अक्ष पे अक्ष वस्तु को दर्शाया है, वाई अक्ष पे हम ने वाई वस्तु को दर्शाया है। ठीक है, पहला जो ए बी बजट रेखा है, यहाँ से ए से लेके बी तक, ये बजट रेखा है, प्रारंभिक बजट रेखा, जो उदासीनता वक्र को IC1 को ई बिंदु पे स्पर्श कर रही है। ठीक है, और जहाँ बजट रेखा और उदासीनता वक्र आपस में स्पर्श करते हैं वहाँ उपभोक्ता संतुलन में होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने को प्रतिस्थापन प्रभाव निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, सापेक्षिक कीमत अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन करते हैं। एक वस्तु की कीमत को तो बढ़ाते हैं, एक्स वस्तु की कीमत को तो कम करते हैं, और वाई वस्तु की कीमत को अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत को कम करेंगे तो ये जो एक्स वस्तु की मांग मात्रा तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, तो ये बी पॉइंट तो कहाँ आ जाएगा, बी डेश पे आ जाएगा। ठीक है, और वाई वस्तु को अगर अपन कीमत में वृद्धि करेंगे तो ये वाई वस्तु यहाँ ए पॉइंट पे थी, यहाँ से घट के कहाँ आ जाएगी, ए डेश बिंदु पे आ जाएगी, और नया बजट रेखा अपने को प्राप्त होगा ए डेश और बी डेश। ठीक है, और ये जो उदासीनता वक्र को कहाँ टच कर रहा है, एफ बिंदु पे टच कर रहा है। क्लियर है? तो क्या हुआ, देखना इस डायग्राम में ध्यान से, एक्स वस्तु जो है वो सस्ती हो गई थी ना, तो मान लो यहाँ पहले प्रारंभ में एक्स वस्तु की Q1 मात्रा का उपभोग कर रहा था, और वाई अब कितने का हो गया, Q2 का, और यहाँ संतुलन में यहाँ देखो वाई वस्तु का मान लो Y1 मात्रा का उपभोग कर रहा था, अब घटकर कितना हो गया है, Y2 हो गया है। अर्थात क्या किया उसने, उसने एक्स वस्तु की इतनी मात्रा ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी, किसके स्थान पे, वाई वस्तु के स्थान पे। एक्स वस्तु का उसने क्या कर लिया, प्रतिस्थापन कर लिया। ठीक है, सामान्यतः प्रतिस्थापन प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में इस प्रकार बदल जाती है कि उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में प्राप्त करता है और न ही पहले से बुरी स्थिति प्राप्त करता है। तो देखना, जो उपभोक्ता यहाँ ई बिंदु पे था और यहाँ एफ पे आ गया, तो उदासीनता वक्र तो एक ही है, अर्थात उसकी संतुष्टि का स्तर तो उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, समान होता है। क्योंकि जब उदासीनता वक्र मैंने पढ़ाया था तब बताया था, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को उदासीनता वक्र कहते हैं जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो वो उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त करता है, न पहले से बुरी स्थिति। ठीक है, प्रारंभ में उपभोक्ता ए बी बजट रेखा के ई बिंदु पर संतुलन में होता है। अब प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए अपन क्या करते हैं, सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स वस्तु की कीमत में कमी करते हैं और वाई वस्तु की कीमत को बढ़ा देते हैं। अब नई बजट रेखा प्राप्त होती है, ए डेश बी डेश, जो एफ बिंदु पर संतुलन में प्राप्त होगा। अब परंतु संतुष्टि के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो ए की उदासीनता वक्र पे विचरण हो रहा है ना, ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव है हिग्स का। जब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिग्स और स्लट्स की। हिग्स ने तो क्या बताया था कि जो उपभोक्ता का जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो उसी उदासीनता वक्र पे होता है। स्लट्सकी ने बताया था कि उच्च उदासीनता वक्र पे प्राप्त होता है। वो किस प्रकार प्राप्त होता है उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है,
यहाँ अपने नोट लगा के एक इम्पोर्टेंट बात को मैंने यहाँ दिखाया है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा, अगर कीमत कम होगी तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी। एक तो कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तो कैसा संबंध हो गया? ऋणात्मक। अगर कीमत बढ़ेगी तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग मात्रा क्या होगी? घटेगी। यहाँ तो बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है, तो संबंध कैसा हो गया? ऋणात्मक। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अर्थात कीमत घटने पर वस्तु की मांग मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण क्या होती है? कम होती है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन किसका? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव का। अब अपन बात करते हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब वास्तविक आय होती क्या है? तो ये इसको नोट कर लो। वास्तविक आय जो होती है वो होती है मौद्रिक आय में जब हम कीमत का भाग देंगे तो हमें वास्तविक आय प्राप्त होगी। मान लो किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय 100 रुपये है, ठीक है, और किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, और मैं कहूँ कि उसकी वास्तविक आय क्या होगी, तो उसकी वास्तविक आय कैसे निकालोगे? मौद्रिक आय अपॉन कीमत। तो कितनी प्राप्त होगी उसकी वास्तविक आय? 10 रुपये प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखना एक बात, मौद्रिक आय अपॉन कीमत को अपन ने क्या बताया है? वास्तविक आय बताया है, ठीक है। कीमत तो हर में है और मौद्रिक आय जो है वो है अंश में है, ठीक। अब अगर कीमत वृद्धि होती है, कीमत बढ़ती है, अगर कीमत बढ़ती है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात कीमत बढ़ती है तो वास्तविक आय क्या होगी? कम होगी। व्यक्ति अपने आप को गरीब फील करेगा, ठीक है। और कीमत अगर घटती है, अर्थात नीचे वाली जो संख्या है, हर वाली संख्या है, अगर ये कम हो रही होती है तो इस पूरी संख्या का वैल्यू क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अर्थात जब कीमत कम होती है तो वास्तविक आय क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। जब कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, और एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है। और सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक होता है। सामान्य वस्तुएं कोई भी है जहाँ आय बढ़ने पे क्या होगा? उस वस्तु की मांग मात्रा भी बढ़ेगी। तो दोनों में ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो कैसे संबंध हो गया? धनात्मक संबंध हो गया। अर्थात वास्तविक आय बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इन्फीरियर जो गुड होती है या गिफिन गुड होती है, हीन वस्तु या गिफिन वस्तु के लिए आय प्रभाव क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। कहने का मतलब जब इनकी वास्तविक आय बढ़ेगी तो मांग मात्रा इनकी क्या होगी? घटती चली जाएगी। क्लियर है? अब आय प्रभाव से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? आईसीसी वक्र। कीमत प्रभाव से अपन ने प्राप्त किया था कीमत उपभोग वक्र, और आय प्रभाव से अपन प्राप्त कर सकते हैं आय उपभोग वक्र, आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व। अन्य बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न समय बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को हम आय उपभोग वक्र कहते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक्स अक्ष पे मैंने एक्स वस्तु को दर्शाया है, वाई अक्ष पे वाई वस्तु को दर्शाया है। पहले जो बजट रेखा ए बी है, उदासीनता वक्र IC1 है, ठीक है। ई बिंदु पे संतुलन में है, ई बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। अब जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, तो मैंने बजट रेखा में विवर्तन जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पे बजट रेखा ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाती है। तो जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, बजट रेखा, नई बजट रेखा जो प्राप्त होगी वो कहाँ प्राप्त होगी? अपने को ए डैश और बी डैश। और नया जो संतुलन प्राप्त होगा वो ICT2 वक्र पे एफ बिंदु पे संतुलन प्राप्त होगा। तो प्रारंभिक संतुलन और बाद में प्राप्त संतुलन को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है? आय उपभोग वक्र कहलाता है। क्लियर है? अब ICC वक्र की आकृतियाँ भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो यहाँ कुछ आकृतियाँ मैंने बताई है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि डायग्राम में आकृति दे देते हैं और पूछते हैं कि अक्ष वस्तु किस प्रकार की है और वाई वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है। तो अपना जो पहला डायग्राम है, यहाँ अक्ष वस्तु को दर्शाया है, वाई अक्ष पे वाई वस्तु को दर्शाया है,
और ये अपना पहला डायग्राम है आईसीसी वक्र ऐसा है। तो अपने को बताना है कि दोनों वस्तुएं किस प्रकार की है। तो आप कैसे बताओगे, तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये क्या दिखाती है, आय में वृद्धि को दिखा रही है कि उपभोक्ता की आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप देखना, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे संतुलन बिंदु देखो आप, अक्स वस्तु भी बढ़ रही है मांग मात्रा और वाई वस्तु की मांग मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात दोनों वस्तुएं कैसी है, सामान्य वस्तुएं। क्लियर है। लेकिन ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ एक रेखा खींची है मैंने, फिर यहाँ एक रेखा खींची है, उसके बाद एक रेखा यहाँ बना लेता हूँ, एक रेखा और बना लेता हूँ यहाँ पे। इस डायग्राम से क्या फील हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो वाई वस्तु की मात्रा है वो तो बढ़ तो रही है लेकिन कम बढ़ रही है, और अक्स वस्तु की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। अर्थात जैसे ही आय में वृद्धि होती है अक्स वस्तु की मात्रा अधिक बढ़ती है। ठीक है। तो मैंने जब आय लॉज पढ़ाया था तब बताया था कि विलासिता की वस्तुओं के लिए आय लॉज की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है। एक से ज़्यादा क्यों होती है कि आय में परिवर्तन तो कम होता है लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा होता है। क्लियर है। और जो आवश्यक वस्तु है उनके लिए मांग की लोच एक से आय लोच जो होती है वो एक से क्या होती है, कम होती है। क्यों होता है, क्योंकि आय में परिवर्तन ज़्यादा होता है लेकिन उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन कम होता है। तो यहाँ देखना, अक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वाई वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो अक्स वस्तु तो कैसी होगी, लग्जरी गुड, विलासिता की वस्तु होगी, और वाई वस्तु कैसी वस्तु हो गई, आवश्यक वस्तु हो गई। ठीक है। अगर हमें डायग्राम इस प्रकार का दिया हो तो अपन क्या करेंगे, तो देखना आईसीसी वक्र इस प्रकार का है। क्लियर है। अब अपने को निकालना है, तो पहली बात तो ये है कि दोनों वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं। हाँ, दोनों वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं क्योंकि दोनों की मांग मात्रा आय बढ़ने पे बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना आप। यहाँ मैं कुछ एक्स एक्स और वाई एक्स पे सीधी रेखाएं खींच रहा हूँ। ठीक है। अब देखना, ये जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि यहाँ इसमें ये बढ़ रही थी, और ये जो दूरी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वाई वस्तु की मांग मात्रा तो बढ़ती चली जा रही है, और अक्स वस्तु की मात्रा बढ़ रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। ठीक है। उतनी नहीं बढ़ रही जितनी आय में बढ़ रही है। आय में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है और अक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ अक्स वस्तु तो कैसी हो गई, नेसेसरी गुड, आवश्यक वस्तु, एसेंशियल गुड, और वाई वस्तु कैसी होगी, विलासिता की वस्तुएं। ये एक बार नेट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये डायग्राम दिया होता है और आपको बताना होता है कि एक्स वस्तु कैसी है और वाई वस्तु कैसी है। ठीक है। अगर अपने को आईसीसी वक्र जो है वो इस प्रकार का दे रखा हो, ये वाला आईसीसी 2 वाला, तो अपने को देखना है, इस वक्र दिया हुआ है तो अपने को ये बताना है कि एक्स वस्तु कैसी है और वाई वस्तु किस प्रकार की है। तो अपन क्या करेंगे, पहले रेखाएं खींचेंगे, फिर उसके बाद एक्स एक्स और वाई एक्स आपस में मिलाएंगे। तो इससे अपने को क्या फील हो रहा है कि अक्स वस्तु की मांग मात्रा तो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अक्स वस्तु की मांग मात्रा तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन वाई वस्तु की मांग मात्रा देखो आप, पहले यहाँ इतनी थी, उसके बाद इतनी, फिर इतनी, यहाँ मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद जब आय में वृद्धि होगी तो अक्स वस्तु की मात्रा पुनः क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। देखो ना, इस बिंदु पे पुनः यहाँ आ जाती है, उसके बाद और घटने लग जाती है, और घटने लग जाती है। अर्थात एक समय के बाद वाई वस्तु क्या हो जाती है, हीन हो जाती है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वाई वस्तु की मांग मात्रा घटने लग जाती है। तो यहाँ तक तो वो सामान्य वस्तु थी, लेकिन उसके बाद वो इन्फीरियर गुड्स हो जाती है। तो वाई वस्तु तो कैसी है, हीन वस्तु है, और एक्स वस्तु कैसी है, सामान्य वस्तु है। अगर अपने को डायग्राम ऐसा दिया हो इस प्रकार का, तो अपन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अक्स वस्तु तो क्या है,
सॉरी वाई वस्तु तो क्या है, लगातार बढ़ रही है, तो वाई वस्तु तो यहाँ सामान्य है। लेकिन अक्ष वस्तु क्या है, यहाँ तक पहले तो बढ़ रही है, यहाँ तक तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जब वक्र ऐसा हो जाता है तो अक्ष वस्तु की मांग मात्रा क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। तो अक्ष वस्तु कैसी होगी, यहाँ हीन वस्तु होगी। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे डायग्राम दिए होते हैं और अपने को पूछ लेते हैं कौन सी वस्तु हीन है और कौन सी वस्तु सामान्य है। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अपन जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीमत प्रभाव। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। और ये विभाजन सर्वप्रथम स्लट्सकी ने 1915 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद दोनों के अपन मांग वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।